हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। अगर आप बिहार स्कूल टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके एग्जाम में बहुत कम समय रह गया है तो आपको सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है। और ये जो चैप्टर है हमारा, ये जो आपका बिहार की बुक है, बिहार की हिस्ट्री की बुक है, जो उसमें आपका ये ज्योग्राफी का चैप्टर है, यानी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है बिहार बुक से। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर क्लास 6 का, यानी बिहार की जो बुक है उसका क्लास 6 का आपका ये पहला चैप्टर है, ज्योग्राफी का हमारा सौरमंडल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। तो चलिए देखिए क्या लिखा है। गोविंद पिताजी के साथ रात में छत पर लेटा हुआ आकाश की ओर देख रहा था। दूर टिमटिमाते तारे उसे अच्छे लग रहे थे। वह पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी तारे टिमटिमाते क्यों हैं? कुछ तारों में कम तो कुछ में ज़्यादा चमक क्यों होती है? पिताजी बोले, आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे, वहीं तुम्हारी समझ में सारी बातें आ जाएंगी। अगले दिन गोविंद के साथ तारामंडल पिताजी के साथ तारामंडल पहुंचा। जो गोविंद है वो पिताजी के साथ तारामंडल पहुंचा। उसने प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा सा चित्र देखा। पिताजी ने बताया, सूर्य है उसके परिवार का चित्र है। जिस प्रकार हमारा अपना परिवार है, उसी प्रकार सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि आते हैं। कुछ ही देर बाद सब लोग तारामंडल में प्रवेश करने लगे। गोविंद भी अपने पिताजी के साथ अंदर गया। उसके बाद है आपका, देखिए, सूर्य यानी जो सूरज है, सौर परिवार का मुखिया। तो गोल छत के नीचे लगी कुर्सियों पर वे बैठ गए। थोड़ी ही देर में उद्घोषक की आवाज गूंजी, नमस्कार तारामंडल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग सौरमंडल की शहर पर जाएंगे। गोल छतरीनुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया तथा तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। अरे यह क्या, ये तो रात होगी। तभी आवाज गूंजी, आइए सौरमंडल के मुखिया से मिलते हैं। इतना कहते ही एक दिशा में चमकते हुए सूर्य के दर्शन होने लगे। पूरा हॉल रोशनी से भर उठा। कुछ ने तो तालियां भी बजा दी। उद्घोषक की आवाज गूंजी, सूर्य सौरमंडल का मुखिया है। यह परिवार का सबसे बड़ा एक प्रमुख सदस्य है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्राय उसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती हैं। इसे सौर प्रज्वलन कहते हैं। यानी जो यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए, ये नोट करने की चीज़ें हैं और ये शायद आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि दूरबीन से देखने पर, देखिए, सौर परिवार के सभी सदस्य इसे प्रकाश से टिमटिमा प्रकाशित होने लगे। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह क्या हुई थी? उठती हुई आग की लपटें दिखाई दे रही थी। इसे क्या कहते हैं? इसे सौर प्रज्वलन कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर प्रज्वलन कहते हैं। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर होगी। अब देखो ग्रहों से परिचय। ग्रह से परिचय कैसे होता है? तो सूर्य से थोड़ी ही दूरी पर एक और गोला उभरा हुआ आकार में सूर्य से छोटा है। गोविंद पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी ये क्या चमकने लगा? इतने में कुछ और गोले उभरे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उद्घोषक की आवाज गूंजी, ये 8 गोले और सौर परिवार के सदस्य, इन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। एक तीर पर चिन्हित बारी बारी से सभी ग्रहों पर जाने लगा। उद्घोषक ने उनका नाम बताया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। उद्घोषक ने पुनः बताया कि तीर जिस गोले को दिखा रहा है वह सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है, इसलिए इसमें अधिक चमक है। तीर का निशान एक लाल गोले की ओर इशारा करने लगा। उद्घोषक ने बताया, मंगल ग्रह है। लाल रंग के होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। किसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, ये आपको एक सौरमंडल का चित्र दिखाया गया है। ये आपका जो केंद्र में है वो सूर्य है। उसके बाद है आपका बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति, फिर उसके बाद शनि और उसके बाद वरुण और अरुण। तो देखिए ये सौरमंडल का चित्र है। उसके बाद है आपका, इसी सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। गोविंद के पिता ने कहा, गौर से देखो, 2 ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में ना घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। तभी उद्घोषणा हुई, सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। शनि के चारों ओर छल्ले को दिखाकर उन्होंने बताया कि एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। प्लूटो, जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, अब उसे शुद्ध ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। आसमान में टिमटिमाते तारे। तो अचानक छतरीनुमा आकाश का रंग बदला। अब सूर्य और ग्रहों की जगह तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद यह देखकर दंग था। तभी आवाज गूंजी, तारों का अपना प्रकाश होता है। चूंकि ये तारे हमारे काफी दूर हैं, इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब गोविंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उनमें से कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े हैं। सूर्य भी तो एक तारा ही है, लेकिन यह पृथ्वी से काफी नजदीक प्रतीत होता है, परंतु
वास्तव में ये पृथ्वी से काफ़ी दूर है। इसका प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। तो जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर कब तक, कितने मिनट में पहुंचता है, तो 8 मिनट में पहुंचता है। सूर्य के बाद नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगते हैं। तो देखिए, प्रकाश की गति का ज्ञान हुआ, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का अनुमान लगाइए और सूर्य और पृथ्वी के सबसे नज़दीक के आकाशीय पिंडों के नाम बताइए। तो देखिए, अब है पृथ्वी, यानी जो हमारा घर है और ग्रह है। अब गोविंद को तारों का रहस्य समझ में आने लगा। तभी घोषणा ने कहा, चलिए अब अपनी धरती पर चले। गोविंद चौंका, अरे हम धरती पर ही तो हैं। छतरीनुमा आकाश पर गोल आकृति उभरने लगी, उसने कई रंगों के धब्बे दिखने लगे। उद्घोषक ने बताया, यही है हमारी पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं। यही एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है, क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक मौजूद गैसें हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नजर आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। चूंकि पृथ्वी का 71% भूभाग जल से घिरा है तथा मात्र 29% स्थल है, अतएव जलीय भाग के अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है। इसे यह ग्रह नीला दिखाई देता है। उपग्रहों की सैर करते हैं अब। उद्घोषक ने बताया, ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं। गोलाकार छत सभी ग्रह उभर आए। कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द कुछ गोल पिंड घूमते नजर आ रहे थे। पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूम रहा था। ध्यान से देखिए, एक आवाज गूंजी, यही है चांद। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है। इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाती है। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है। चंद्रमा पर ना तो जल है और ना ही वायु। यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। इसका धरातल उबड़ खाबड़ और इस पर मिट्टी की भी नहीं होती है। सभी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। कुछ ग्रहों के तो कई कई उपग्रह हैं और किसी का एक भी नहीं। अकेले बृहस्पति के 63 तथा शनि के 62 उपग्रह हैं। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता है, ये भी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। इसी के साथ उद्घोषक ने सभी दर्शकों को तारामंडल पहुंचकर सौर परिवार की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सभी खगोलीय घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना और जानना चाहिए, ना कि परंपरागत और एवं अंधविश्वासों से। समाप्त हो गया और सभी लोग बाहर निकलने लगे। गोविंद ने उत्साहपूर्वक पूछा, आज मैंने नई नई बातें सीखी। उसने पिताजी से कहा। उन्होंने कुछ बातें नहीं बताई। सौर परिवार में तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं। खगोलविदों का मानना है कि ये ग्रह के ही टूटे हुए भाग है जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस होता है। तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा होता है? तो सीरस। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखिए, ग्रहों की परिक्रमा अवधि है, उपग्रहों की संख्या का विवरण। तो देखिए, बुध के पास घूर्णन समय कितना है? 58.6 दिन में। उसने घूर्णन समय अपने अक्ष पर कितने दिन घूमता है? 58 दिन 58.6 मिनट। और परिभ्रमण यानी सूर्य के चारों ओर कितने दिन में घूमता है? तो 87 दिन लगते हैं। उपग्रहों की संख्या इसकी कितनी है? तो 0 है। फिर उसके बाद है शुक्र। तो ये अपने अक्ष पर कितने दिनों में घूमता है? 243 दिन में। और सूर्य के चारों ओर कितने दिन में घूमता है? तो 224 दिन में। और इसके उपग्रहों की संख्या 0 है, यानी इसके उपग्रहों की संख्या भी नहीं है, ये इसके उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का देखिए 23.9 घंटे यानी 1 दिन। और उसके बाद है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 365 दिन। और उपग्रहों की संख्या कितनी है? 1। मंगल का देखिए 24.6 घंटा यानी अपने अक्ष पर जो घूर्णन समय है। और सूर्य के चारों ओर कितने वर्ष में घूमती है? तो इसका आएगा 687 दिन। और इसके उपग्रहों की संख्या 2। बृहस्पति का 9.9 घंटा। और सूर्य के चारों ओर कब कितने दिन होते हैं? 11.86 वर्ष। तो इसके उपग्रहों की संख्या 63 होती है। शनि का देखिए 10.3 घंटा अपने अक्ष पर जब घूर्णन करता है। और सूर्य के चारों ओर वर्ष कितने दिन में पूरा करता है? तो 29.46 वर्ष में। उसके बाद है आपका यूरेनस यानी अरुण का कितना है? 16.2 घंटा। और उसका सूर्य के चारों ओर कितना होता है? 84.01 वर्ष। यानी इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसके उपग्रहों की संख्या है 27। उसके बाद है आपका नेपच्यून यानी वरुण का कितना टाइम होता है? तो देखिए, वरुण का टाइम होता है 18.5 घंटा। और सूर्य के चारों ओर कब पूरा करती है चक्कर? 164.80 वर्ष। और उपग्रहों की संख्या इसकी कितनी है? तो इसके उपग्रहों की संख्या है 13। ठीक है।
उसके बाद है आपका कभी कभी आकाश से टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं होते बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। उल्का पिंड कहा जाता है। टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। और कई बार उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर खड्डे बन जाते हैं। अब देखिए ध्रुव तारा क्या है। यह एक स्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर स्थित है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, परंतु जो जो वह ध्रुव की ओर बढ़ते हैं क्षितिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी उसी स्थान का अक्षीय भी उतना ही डिग्री होगा। यह हमेशा उत्तरी दिशा में होता है, इसलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को समुद्र से उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता रहता है। उसके बाद तारों के कई विशेष समूह होते हैं। जो जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूहों के बीच नजर आता है। ऐसे समूहों की संख्या 12 है। इसमें हम जिसे हम राशि भी कहते हैं। इन राशियों में जो तारे होते हैं वे किसी न किसी आकृति की तरह नजर आते हैं। इन्हें आकृतियों के नाम पर इस राशियों के नाम दिए गए हैं। ये नाम है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और तथा मीन। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न प्रकार तारों का समुदाय है, जिसकी संख्या 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के एक समूह के सामने से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र इस प्रकार है: अश्विन, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु और पुष्प, अश्लेषा, मेघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त यानी हथिया, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वा, आषाढ़, उत्तरा आषाढ़, श्रावण, घनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वी भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपद एवं रेवती। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में पार कर लेती है, इसलिए नक्षत्रों की संख्या 14 दिन की होती है। ज्योतिष के विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देखकर दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिष की परंपरा रही होती है। आज गोविंद को ब्रह्मांड की विशालताएं और रहस्यों को पता चला। उसे नई नई जानकारियां मिली। वो काफ़ी खुशी घर लौट रहा था। उसके बाद है आकाशगंगा, तारों की नदी। तो इसके अलावा ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगा भी है। गोविंद ने पूछा, यह आकाशगंगा क्या होती है पिताजी? खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली हुई चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई। इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। उसके बाद है सप्तऋषि यानी तारों का समूह क्या है। गोविंद, जब रात में तुम देखोगे तो उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आएगा, जिसे सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया है, जो इस प्रकार है: ऋतु, पुला, पुतस्य, अर्ति, वशिष्ठ, अंगिरा एवं मरीचि। यूनानी ग्रंथों ने इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा एवं जेटा कहा है। ऋतु एवं पुला को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक होती है। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है। आपका यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।